मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नो प्रॉब्लम, दिस ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। यह कहकर रोनित ने प्रकृति को एक गुलाब का फूल दिया, लेकिन प्रकृति ने रोनित का गुलाब एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने यह सब किया। प्रकृति गुस्से से रोनित पर बरस पड़ी। तुमने सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया है। इस सब की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं, तो ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? प्रकृति, तुम विराट की वजह से मुझे छोड़ रही हो। आखिर क्या बात है इस विराट में जो मुझ में नहीं है? तुम्हें खुश रखने के लिए मेरे पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बंगला। क्या विराट तुम्हें ये सब दे पाएगा? अरे इसकी औकात एक साइकिल खरीदने तक की नहीं है, ये तुम्हें खुशियां क्या दे पाएगा? पैसा, दैट्स इनफ। तुम्हारी इसी गंदी सोच की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और पैसा ही अगर सब कुछ होता तो मैंने कई पैसे वालों को खुशियों की तलाश में भटकते देखा है। विराट के पास भले ही पैसे न हो, मगर वह दिल का अच्छा है। रोनित गिड़गिड़ाया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम और प्यार की बातें तुम न ही करो तो बेहतर होगा। याद है तुमने अंजलि की पार्टी में क्या किया था? तुम केवल लड़कियों के जिस्म से खेलना जानते हो। तुमने उस पार्टी में मेरे साथ जो बिहेव किया था, उसी वक्त मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई थी। वह मेरी भूल थी, मैं तब नशे में था, और उस बात के लिए तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। प्रकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह रोनित के ड्रामे को खत्म करना चाहती थी। रोनित ने प्रकृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रकृति मेरी बात सुनो। तभी प्रकृति ने पास खड़े विराट के होंठों पर किस्सा कर दिया। प्रकृति के पतले होंठों के एहसास ने विराट के शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैला दी थी। किस्सा करते हुए दोनों की सांसें तेज हो रही थीं, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। एक अजीब सी बेचैनी दोनों महसूस कर रहे थे। रोनित यह देखकर गुस्से में वहां से चला गया। एक दूसरे को किस्सा करने के बाद प्रकृति धीरे धीरे अपने होंठों को विराट के होंठों को अलग किया। प्रकृति की आंखें बंद थीं। उसने अपनी आंखें खोली। विराट के चेहरे पर प्यार की चमक देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। प्रकृति मुस्कुराई, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह बिना कुछ कहे वहां से अपने घर की ओर दौड़ती हुई चली गई। विराट ने किसी लड़की को पहली बार किस्सा किया था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। प्रकृति को किस करते हुए विराट को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बिताया है। वह प्रकृति को देखता रहा। प्रकृति घर के दरवाजे पर पहुंचती और एक बार विराट की ओर मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराकर अंदर चली गई। कुछ देर वहीं खड़ी डी रहने के बाद विराट बैंक चला गया। बैंक जाकर चेक डिपॉजिट किया तो अब उसका कॉलेज जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वह वापस घर चला आया और अपने बिस्तर पर लेटकर वह प्रकृति के बारे में सोचने लगा और उसी के सपनों में खो गया। अगली सुबह विराट ध्यान कर रहा था, तभी मोबाइल पर विशाल ओबेरॉय का कॉल आया। हेलो डॉक्टर हृदय, कैसे हैं आप? विराट ने जवाब दिया। ओह, गुड मॉर्निंग विशाल ओबेरॉय। विशाल ओबेरॉय ने विराट से पूछा, आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूं। अगर आज फ्री हो तो शाम को कुछ देर के लिए मेरे साथ चलिए। विराट ने कहा, जी जरूर, आप जब भी कहे। तो आज शाम को मैं आपको पिक कर लूंगा। शाम को कार में विराट ओबेरॉय के साथ शहर से दूर एकांत में बने आलीशान फार्म हाउस पर पहुंचा। उस जगह को देखते हुए विराट ने पूछा, हम लोग कहां आए हैं? विशाल ओबेरॉय ने आलीशान घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे अंकल का घर है। वह लंबे समय से बीमार हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन्हें देख लें। विराट और विशाल ओबेरॉय दोनों घर के अंदर आते हैं। क्या आलीशान घर है? विराट को ऐसा लगता है जैसे वो किसी महल में आ गया है। मखमली कारपेट, चारों ओर गोल्ड प्लेटेड एंटीक्स और छत से टेंगा एक बड़ा और खूबसूरत झूमर। हॉल से होते हुए विराट और विशाल ओबेरॉय एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही विराट ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह चारों ओर से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से घिरा हुआ था। उसका सुस्त और पीला पड़ चुका चेहरा उसे किसी भी वक्त कोमा में ले जा सकता था। विशाल ओबेरॉय ने उस बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर विराट, यही है मेरे अंकल गगन ओबेरॉय जो कई सालों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। विराट ने अपनी फिक्र जताते हुए कहा, इनकी हालत तो काफी नाजुक है। विशाल ओबेरॉय ने मायूस होकर हुए कहा, हां, सही कहा आपने।
उनके जाने का भी अब समय आ चुका है। आप इन्हें बचाना क्यों चाहते हैं? विराट का सवाल सुनकर विशाल ओबेरॉय बोले, डॉक्टर हृदयम, मेरे अंकल अफ्रीका में हीरो का व्यापार करते थे। कुछ साल पहले इन्होंने अपना बिजनेस बंद करके इंडिया शिफ्ट होने का प्लान किया। इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को डायमंड्स में कन्वर्ट कर दिया और इंडिया चले आए। आज उन डायमंड्स की कीमत अरबों में है। विराट ने विशाल ओबेरॉय को समझाया, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती तो कोई मरता ही क्यों? ये काफी बूढ़े हो चुके हैं, इनको ठीक कर पाना मुश्किल है। विराट ने उस बूढ़े को पहली नजर में ही पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया था। अब उसका बच पाना मुश्किल था। उसने विशाल ओबेरॉय को समझाया, मैं जानता हूं कि यह काफी बूढ़े, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। बस एक बार इन्हें किसी तरह आप ठीक कर दीजिए। आप जो रकम मांगेंगे वह मैं आपको दूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको खुलकर बताता हूं। दरअसल बात यह है कि जब यह इंडिया आए तो उसके कुछ दिनों बाद ही इनको पैरालिसिस अटैक आ गया। तब से यह ना हिल पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं। मैंने इतने सालों तक बस इसी उम्मीद पर इन्हें जिंदा रखा कि कभी ना कभी यह बोलेंगे। सबसे बड़ा राज हमें यह पता चलेगा कि आखिर इन्होंने उन डायमंड्स का क्या किया। इस दुनिया में मेरे सिवाय इनका और कोई नहीं। बस यह एक बार किसी तरह बोल पाते तो हमें उन डायमंड्स के बारे में पता चल जाता। प्लीज डॉक्टर हृदयम, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है आप यह काम जरूर कर सकते हैं। विराट ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं। विराट जैसे ही बूढ़े गगन ओबेरॉय को चेक करने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, इन्हें छूना मत। विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। वर्दी में भी वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। वो विशाल ओबेरॉय की छोटी बहन शुभांगी थी, जो पुलिस इंस्पेक्टर थी। शुभांगी ने विराट की तरफ आते हुए गुस्से से कहा, कौन हो तुम? हाउ डेयर यू टच हिम? विशाल ओबेरॉय ने शुभांगी को टोकते हुए कहा, शुभांगी, यह डॉक्टर विराट है। यह अंकल का इलाज करने के लिए आए हैं। शुभांगी ने गुस्से से जवाब दिया, भैया आप भी जानते हैं कि अंकल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इनका बचना इम्पॉसिबल है। आपको पता है ना अंकल को दवाइयां और इंजेक्शन से कितनी नफरत थी। फिर आप क्यों नहीं समझते? डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट के नाम पर आपसे ढेर सारा पैसा ले जाते हैं। आप ही बताइए, इतने दिनों से इलाज के बावजूद अंकल की सेहत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। और यह तो अभी बच्चा है। मुझे तो शक है कि इसकी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होगी। जहां इतने बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां यह क्या अंकल को ठीक कर पाएगा? शुभांगी ने गुस्से से विराट की तरफ देखते हुए उसे पूछा, बताओ, तुमने मेरे भैया से कितनी फीस ली है? चुपचाप उन्हें सारे पैसे वापस कर दो। विराट शांत खड़ा शुभांगी की बातें सुन रहा था। तभी विशाल ओबेरॉय बीच में बोल पड़ा, शुभांगी चुप हो जाओ। तुम मेरे फ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम किसी से बात कर रही हो। हमारे चीकू की जान इन्होंने ही बचाई थी। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन्हें अपना काम करने दो। ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ है और ना तो अंकल को इंजेक्शन देंगे और ना ही कड़वी दवाई। इसलिए टेंशन मत लो। इनके इलाज का तरीका अलग है, बस तुम देखती जाओ। विराट बूढ़े गगन ओबेरॉय को चेक करने लगा। अब वह उनके शरीर के भीतर बड़ी आसानी से देख सकता था। शरीर का हर अंग लगभग समाप्त हो चुका था। उनके दिल की धड़कन थमने में अब चंद पल ही बचे थे। विराट ने विशाल ओबेरॉय की ओर निराशा भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब इन्हें किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर समय से पहले इनकी मौत हो रही होती तो यह बच जाते, लेकिन इस एज में इनको जिंदगी दे पाना इम्पॉसिबल है। इनके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। इन्हें किसी भी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। विशाल ओबेरॉय ने विराट से फिर से पूछा, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मैंने आपको बताया है, इनका बोलना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर यह नहीं बोले तो वह डायमंड्स मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए प्लीज कोई ना कोई रास्ता निकालिए। शुभांगी ने विराट को देखते हुए अपने भाई से कहा, भैया बंद करिए इसके सामने गिड़गिड़ाना। मैंने आपसे पहले ही कहा था यह कोई ढोंगी है। फिर उसने विराट से कहा, चले जाओ यहां से। इस बार विशाल ओबेरॉय ने भी शुभांगी को नहीं टोका। विराट ने विशाल ओबेरॉय की ओर देखा। उसे शुभांगी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अब खुद को साबित करने का फैसला किया और बोला, एक तरीका है,
यह सुनते ही विशाल ओबेरॉय के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने विराट की तरफ हाथ जोड़कर पूछा, प्लीज जल्दी बताइए कौन सा तरीका है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। विराट ने विशाल ओबेरॉय के हाथ पकड़कर कहा, आप सब मुझे और अंकल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं पता कर लूंगा कि इन्होंने डायमंड्स कहां छुपाए हैं। शुभांगी ने विराट से पूछा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि यह बोल नहीं पाएंगे, फिर आप कैसे पता लगाए गए कि अंकल ने डायमंड्स कहां रखे हैं। विराट ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, वह आप मुझ पर छोड़ दें और आप सब कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चले जाएं। विराट ने जैसा कहा ठीक सबने वैसा ही किया। वहां मौजूद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। विराट के पास जाते ही अंकल के शरीर में हलचल होने लगी, मानो वह विराट को मना कर रहे हों। अंतिम सांसें गई रहे अंकल को अभी भी अपने हीरो का लालच था। वह किसी को भी वह हीरे नहीं देना चाहता था। विराट उनकी फीलिंग्स को समझ गया था और उसने उन्हें समझाते हुए कहा, इस दुनिया में अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम शांत मन करके दूसरी दुनिया में जाओ। यहां का जो कुछ है वह यही रह जाएगा, तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए मेरी बात मान लो। विराट की बात सुनकर अंकल बिल्कुल शांत हो जाता है। विराट उनसे कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अपने दिमाग में केवल उस जगह के बारे में सोचो जहां तुमने हीरो को छुपाया है। विराट ने अंकल के दिमाग से उनकी यादों में झांकने की कोशिश की। कुछ देर बाद विराट उनके दिमाग में चल रही बातों को स्पष्ट देख पा रहा था। उनके दिमाग में किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, बस हॉल रूम का झूमर उनके दिमाग में था। बहुत प्रयास करने के बाद भी विराट को और कुछ नहीं दिखता। विराट ने सोचा, इनके दिमाग में केवल झूमर की इमेज है, बाकी और कुछ क्यों नहीं है। इस पहेली को हल करते विराट को देर नहीं लगी। यह तो वही झूमर है जो मैंने हॉल में लगा हुआ देखा था। विराट जल्दी से अंकल के कमरे से बाहर आया। सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन सभी के चेहरे पर केवल एक ही प्रश्न था, क्या विराट उन डायमंड्स का पता लगा पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। विराट के कमरे से बाहर निकलते ही विशाल ओबेरॉय और शुभांगी के साथ खाडीडीडीएच सभी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। विशाल ओबेरॉय ने विराट से एक्साइटेड होकर पूछा, क्या आपको डायमंड्स का कुछ पता चला। विराट ने कहा, हां, मैंने हीरे ढूंढ लिए हैं। विशाल ओबेरॉय से रहा नहीं गया, कहां है वो। शुभांगी को विराट पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक बार फिर विराट से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुमने सच में हीरे ढूंढ लिए। अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ वह कहां है। विराट विशाल ओबेरॉय से कहता है, विशाल जी, मैंने पता कर लिया है, हीरे नीचे हॉल में लगे उस झूमर में छिपे हुए हैं। यह सुनकर विशाल ओबेरॉय आश्चर्य से पूछा, क्या सच में। विराट ने हां में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हां बिल्कुल सच, वह सभी हीरे उस झूमर में ही है। विशाल ओबेरॉय खुशी से उछल पड़ा, थैंक्स डॉक्टर हृदयम, थैंक यू सो मच। विराट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य था। शुभांगी ने विराट को घूरते हुए कहा, हमने कई बार झूमर की सफाई करवाई है, लेकिन हमें तो हीरे कभी नहीं मिले। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो चलो, हमें भी देखना है उन हीरों को। विशाल ओबेरॉय ने शुभांगी को टोकते हुए कहा, अब बस भी करो अपनी जासूसी। अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो हीरे वहीं होंगे, इसमें बहस क्या करनी, चलो अभी देख लेते हैं। सभी लोग हॉल में आ जाए हैं। शुभांगी ने झूमर को देखते हुए विराट को मजाकिया अंदाज में पूछा, तो डॉक्टर साहब हमें भी दिखाइए कहां हैं हीरे। शुभांगी जी, झूमर के अंदर जरा गौर से देखिए। शुभांगी ने हंसते हुए कहा, झूमर के अंदर, तुम भी ना। विशाल ओबेरॉय ने डांटे हुए शुभांगी से कहा, शुभांगी प्लीज, डॉक्टर विराट की बातों पर यकीन करो। शुभांगी थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, ठीक है मैं मानती हूं, लेकिन मुझे भी देखना है कि हीरे छिपे कहां हैं। विशाल ओबेरॉय ने नौकरों से झूमर को नीचे उतारने का इशारा किया। झूमर के नीचे उतारते ही सब लोग उसके पास आ जाते हैं। विराट झूमर के नीचे की तरफ झुकता है और उसकी जांच करने लगा है। विराट विशाल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहता है, झूमर का आधार धातु का बना है, इसके अंदर होल है। विशाल ओबेरॉय पूछता है, क्या हीरे उस होल में छिपे हैं। विशाल ओबेरॉय को झूमर के होल की तरफ इशारा करते हुए बताता है,
नहीं, यह होल तो हीरों तक पहुंचने की चाबी है। इसे खोलने के लिए एक चाबी होनी चाहिए। विशाल ओबेरॉय जल्दी से एक्साइटमेंट में कहता है, हाँ, अंकल ने मुझे एक चाबी दी थी और कहा था इसे संभल कर रखना। यह मेरे अफ्रीका के घर की चाबी है। शायद अंकल इसी चाबी की बात कर रहे थे। विशाल ओबेरॉय एक चाबी निकालता है और उससे झूमर के उस होल में डालकर उसे खोलते हुए आश्चर्य से कहता है, वाह, यहां कुछ है। विशाल ओबेरॉय झूमर से एक डिब्बा निकालता है। डिब्बे को खोलते ही उसमें से चमकते हुए हीरे निकलते हैं। शुभांगी आश्चर्य से बोल पड़ती है, वाह, कितने बड़े बड़े हीरे हैं। विशाल ओबेरॉय खुशी से झूम उठता है और विराट को देखते हुए कहता है, थैंक्स डॉक्टर हृदयम, आपने मेरी एक बार फिर से मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। सब लोग खुशी से झूमर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। शुभांगी विराट को देखते हुए कहती है, अब तुम्हें तुम्हारी फीस मिलनी चाहिए। विराट कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के काम आ सका, यही मेरे लिए बहुत है। शुभांगी विराट को बधाई देते हुए गले लगा लेती है। विराट शुभांगी के नरम शरीर को महसूस कर रहा है। उसके हाथ शुभांगी की पीठ पर है और उसका चेहरा शुभांगी के बालों में। वह शुभांगी की खुशबू सूंघ सकता है जो शुभांगी के बालों, उसके कपड़ों और उसके शरीर से आ रही है। वो बहुत ही अनोखी खुशबू है जो विराट को शुभांगी की ओर खींच रही है। विराट शुभांगी के साथ बीत रहे इस पल को हमेशा के लिए सजोना चाहता है और इसीलिए वो शुभांगी को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। कुछ देर के बाद शुभांगी शर्माते हुए विराट से अलग होती है। विशाल ओबेरॉय यह देखकर मुस्कुरा रहा है। शुभांगी माहौल को लाइट करते हुए कहती है, यू आर अ डिटेक्टिव डॉक्टर। आप गलत प्रोफेशन में हैं। जो काम मैं पुलिस में रहते हुए नहीं कर पाई, उस काम को आपने पल भर में कर दिखाया। विशाल ओबेरॉय को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसों के लिए उनकी दीवानगी बहुत ज्यादा थी। आज विराट ने उनका अरबों का फायदा करवाया था। विराट ने विशाल ओबेरॉय से हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। विशाल ओबेरॉय ने विराट को रोकते हुए कहा, रुकिए डॉक्टर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और फिर उन्होंने विराट को एक सूटकेस देते हुए कहा, यह रही आपकी फीस, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं और न ही मैंने किसी का इलाज किया है जो मुझे फीस मिलनी चाहिए। जो आपका था बस उसे मैंने खोज दिया। विशाल ओबेरॉय विराट को जबरदस्ती सूटकेस देते हुए बोले, डॉक्टर, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। यह आपकी मेहनत का इनाम है, प्लीज मना मत करना। विराट सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें करोड़ों रुपए रखे थे। विराट ने हिचकिचाते हुए कहा, यह मैं नहीं ले सकता। मैंने किसी लालच में आकर आपका काम नहीं किया। विशाल ओबेरॉय ने कहा, मुझे पता है डॉक्टर, आपने हमारी दोस्ती के लिए यह सब किया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि आपने जिन हीरों की खोज की है, आज उनकी मार्केट वैल्यू 80 अरब है। इतने बड़े प्रॉफिट के बदले यह बहुत छोटी रकम है। प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए। शुभांगी ने विराट की ओर देखते हुए कहा, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम नहीं जानते कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इन पैसों को रख लीजिए। यह हमारी दोस्ती की नई शुरुआत का तोहफा है। प्लीज इसे रख लीजिए। विराट शुभांगी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका। विराट शुभांगी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। शुभांगी भी नजरें चुराकर विराट को ही देखे जा रही थीं। विशाल ओबेरॉय ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को उन हीरो को संभालकर लॉकर में रखने के लिए कहा और वह सब एक बार फिर अंकल के रूम में चले आए। अंकल गगन ओबेरॉय अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। विशाल ओबेरॉय उनके पास गए और उनका हाथ अपने हाथ पर लेते हुए कहा, अंकल, मुझसे जो कुछ भी भूल हुई हो उन्हें माफ करिएगा। अब आपको मैं इन दवाइयां से छुटकारा देता हूं। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। इतने सालों से अंकल के चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज वह विराट की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह विराट के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हो। विराट उनके पास जाकर अपने हाथों से उनकी पलकों को बंद कर देता है और थोड़ा उदास होकर कहता है, विशाल जी, आपके अंकल मर चुके हैं। विशाल ओबेरॉय अपने अंकल की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखों पोंछते हुए विराट से कहता है, काफी रात हो चुकी है, आज आप यही क्यों नहीं रुक जाते। विराट कुछ कहे इससे से पहले शुभांगी बोल, पट डेड ही, आज आप यही रुक जाइए। नरेश,
जाकर डॉक्टर साहब के लिए गेस्ट रूम ठीक करो और खाने का इंतजाम करो। और डॉक्टर हृदयम, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक खाना भी लगकर तैयार हो जाएगा। खाना खाने के बाद विराट आलीशान रूम में लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने जीवन में घट रही घटनाओं को लेकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसने इतना सब कुछ पा लिया था। वह उठकर बालकनी में गया। बाहर चांद की रोशनी और दूर दूर तक फैला घना जंगल, और इस जंगल के बीच बना आलीशान घर उसे परियों की कहानी की तरह लग रहा था। तभी उसकी नजर दूसरी बालकनी पर पड़ती, जहां शुभांगी खदधी थी। क्या इसे भी नींद नहीं आ रही? कहीं यह भी मेरे बारे में ही तो नहीं सोच रही है? यह सोचकर विराट मुस्कुराने लगा। चांदनी रात थी और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। बालकनी में खड़ी शुभांगी ने सफेद रंग की ट्रांसपेरेंट गाउन पहन रखी थी। उसका गोरा शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। शुभांगी की सुंदरता देखते ही बन रही थी। वह स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा लग रही थी। विराट बिना पल के झपकाए शुभांगी को देख रहा था। शुभांगी ने अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए विराट की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अंदर चली गई। विराट मन ही मन शुभांगी को पसंद करने लगा था। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन वह विशाल की दोस्ती को नहीं खोना चाहता था, जिन्होंने उसे इतने कम समय में इतना अमीर इंसान बना दिया था। हालांकि विराट भी अब अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका था, लेकिन हैसियत में वह विशाल ओबेरॉय के सामने कुछ नहीं था। इसलिए विराट ने अपने मन के भावों को दबाने का फैसला किया। विराट शुभांगी के बारे में ही सोचा रहा था कि तभी उसे एक बात खटकी। शुभांगी इतने बड़े घर की बेटी है, उसे पुलिस में नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या उसे पैसे की जरूरत है? क्या उसे समाज में अपनी पहचान बनानी है, या फिर कुछ और? उसने शुभांगी के बारे में सोचते हुए निश्चय किया कि वह इसके कारण का पता लगाकर रहेगा। अगली सुबह विराट शुभांगी से मिलने गया, लेकिन वह उससे पहले ही अपने काम पर जा चुकी थी। आखिरकार विराट का विशाल ओबेरॉय के फार्म हाउस से जाने का समय आ गया था। उसने विदा लेते हुए कहा, विशाल जी, मुझे जाना है। विशाल ओबेरॉय ने कहा, आप कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? नहीं, मुझे जाना होगा। मैं कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गया और मुझे कुछ काम भी है। जब से मेरी मां यहां से गई है, मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई है। विशाल ओबेरॉय ने कहा, ठीक है, मैं भी आपको नहीं रोकूंगा। वैसे मुझे भी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए देश के बाहर जाना है। मैं जब लौट कर आऊंगा तब हम जरूर मिलेंगे। वैसे भी आपसे मेरी जब भी मुलाकात हुई, मेरा हर बार फायदे ही हुआ है। आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर। विशाल ओबेरॉय से जाने की परमिशन लेने के बाद भी विराट वहीं पर खड़ा रहा। उसके मन में कुछ ख्याल चल रहे थे। विराट को वहीं खड़े देख विशाल ने पूछा, किस सोच में डूबे हैं डॉक्टर? हमें बताइए। हमारा दोस्त अगर किसी परेशानी में है तो हमें मौका दीजिए। हो सकता है हम आपकी उस परेशानी को दूर कर सकें। विराट ने विशाल से हिचकिचाते हुए पूछा, विशाल जी, मुझे एक बात कल से परेशान कर रही है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन विशाल ओबेरॉय ने बात काटते हुए पूछा, लेकिन क्या? बिना किसी संकोच के कहिए। विशाल जी, शुभांगी पुलिस में नौकरी क्यों करती है? यह सुनकर विशाल ओबेरॉय हंस पड़ा ढे। आप पहले इंसान नहीं है डॉक्टर विराट जिसने मुझसे यह सवाल किया है। दरअसल मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर थे और वह बचपन से चाहते थे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, लेकिन मैं अपने अंकल के बिजनेस और उनकी ग्रोथ से बहुत प्रभावित था। मेरा सपना था कि मैं उनकी तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सका, तो शुभांगी ने पापा के सपने को पूरा करने की ठानी। उसे बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक था। वह हमेशा से ही न्याय के लिए लड़ती थी। उसे लगता था कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब समाज सेवा के थॉट्स को लेकर शुभांगी ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। विराट ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। विशाल ओबेरॉय ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन मुझे उसकी कभी कभी बहुत चिंता होती है। मेरे कई दुश्मन हैं, कहीं मेरे दुश्मनों की वजह से उसे कुछ हो ना जाए। इसी बात को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। खैर, आप परेशान मत होइए।
विशाल ओबेरॉय ने ड्राइवर को आदेश देते हुए कहा, ड्राइवर, डॉक्टर को उनके घर तक छोड़कर आओ। विराट ने विशाल ओबेरॉय को अलविदा कहा और अपने घर की ओर निकल गया। लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं विशाल के दुश्मन शुभांगी से अपनी दुश्मनी न निकले। क्या शुभांगी की जान को किसी से खतरा था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। शहर की सड़क पर एक आकर्षक बुलेट बाइक फर्राटे भरते हुए चल रही थी। बाइक का पावरफुल इंजन एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। उस बाइक पर विराट बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर बड्ढी मुस्कान थी। आखिरकार वह अपने सपनों की बाइक चला रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया पर राज कर रहा हो। हृदयम जब 10वीं कक्षा में था तब से वह इस दिन की कल्पना कर रहा था और आज जाकर उसका सपना पूरा हुआ। हृदयम ने नई बुलेट खरीदी थी। लंबे अरसे के बाद वह खुद को जीवित महसूस कर रहा था। विराट ने सोचा, यह सपना सच होने जैसा है। विराट एक गहरी सांस लेता हुए हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता है। हृदयम अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने बालों में हवा के एहसास का आनंद लेता है। विराट अपने लॉकेट को टच करते हुए कहता है, इस पल के लिए पापा मैं आपका आभारी हूं। अगर आप साथ न होते तो शायद मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिल पाती। थैंक यू पापा। कहते हुए विराट बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। बाइक राइड करते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। हृदयम को भूख भी लग रही थी। एक भीड़ भाड़ भरी कॉफी शॉप की एक मेज पर वह अकेला बैठा था। अभी अपनी कॉफी का पहला सिप ही लिया था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वह अपना फोन निकालता है और नंबर्स को स्क्रॉल करता है, लेकिन वह जो नाम ढूंढ रहा है वह वहां नहीं है। विराट सोचता है, डैम इट, मेरे पास शुभांगी का नंबर नहीं है। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं उसका नंबर लेना कैसे भूल सकता हूं। वह आह भरता है और अपनी निराशा को भूलने की कोशिश करते हुए अपने कॉफी का एक और घूंट पीता है। लेकिन शुभांगी का ख्याल उसे बार बार सता रहा था। वह उससे बात करना चाहता है, उसकी मुस्कान देखना चाहता है, उसकी हंसी सुनना चाहता है। विराट खुद से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उसे इस तरह से जाने दिया। मैं अपने ही ख्यालों में इतना उलझा हुआ था कि मैं उसका नंबर ही लेना भूल गया। वह कॉफी शॉप के चारों ओर कपल्स को हंसते और बातें करते हुए देख उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता है। वह बस शुभांगी के बारे में सोच ही सकता है। अपनी कॉफी पीने के बाद विराट शाम तक घर पहुंच जाता है। हृदयम सभी विचारों को त्याग कर अपने मन को शांत करना चाहता है और ध्यान करने का फैसला करता है। विराट फर्श पर पालथी मारकर बैठा है। उसकी आंखें ध्यान में बंद हैं। वह गहरी शांति की स्थिति में है। उसका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित है। कुछ देर ध्यान की अवस्था में रहने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। व्यक्ति को अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अभाव का प्रयोग करना चाहिए। विराट, तुम्हें अपने बारे में रहस्य का माहौल बनाए रखना है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कम से कम करना है। ऐसा करके तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इससे तुम्हारे सम्मान और प्रशंसा में वृद्धि होगी। ध्यान की अवस्था में उसे सुनाई दे रही आवाज बंद हो जाती है। अब उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। अचानक एक दृश्य को देखकर विराट चौंक जाता है और खुद से कहता है, वह क्या था? मुझे वहां जाना ही होगा। बिना किसी देरी के वह उठता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर कहीं पहुंचने के लिए तेजी से निकल पड़ता है। रात के समय सुनसान जंगल की सड़क पर शुभांगी 2 हवलदारों के साथ खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही थी। दूर झाड़ियों के पीछे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी। शायद ये वही हाईवे के लुटेरे थे जिन्हें शुभांगी कब से गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। और अचानक कदमों की आवाज और भयानक हंसी से सन्नाटा टूट जाता है। शुभांगी बुदबुदाते हुए दोनों हवलदारों से कहा, तैयार हो जाओ, लगता है आज हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। अगले ही पल शुभांगी और उसके हवलदारों जीप के पीछे छुप जाते हैं। उसने अपने गन पॉइंट को उस ओर कर रखा है जिस ओर से आवाजें आ रही थीं। एक हवलदार ने धीमी आवाज में शुभांगी से कहा, मैडम, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर उनके पास हथियार हुए तो हम इन डंडों से उनका सामना कैसे करेंगे? शुभांगी ने धीमी आवाज में उस अधेड़ उम्र के हवलदार से कहा, मिश्रा जी, आप डरते बहुत हैं। बजरंगबली का नाम लीजिए,
वही हमारी सुरक्षा करेंगे। तभी अंधेरे से कई परछाइयां उभर आई। हथियारबंद खतरनाक गुंडों का ग्रुप उसके सामने था। शुभांगी को लगा था कि यहां एक दो लोग होंगे, लेकिन यह तो दर्जन भर गुंडों की गैंग थी। शुभांगी ने बड्ढी ही निडरता से उन्हें चेतावनी दी, अपने अपने हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो। उसमें से एक गुंडे ने कहा, यह तो लड़की की आवाज है। आज तो हमारी लॉटरी लग गई, पकड़ो इसे, बचकर जाने ना पाए। आज हम जंगल में इस पुलिस वाली के साथ मंगल करेंगे। शुभांगी ने उसे फिर कहा, चुपचाप सरेंडर कर दो। तभी उनमें से किसी ने शुभांगी की ओर अचानक फायर कर दिया। गोली शुभांगी की जीप के बॉनेट को चीरती हुई निकल गई। जवाब में शुभांगी ने भी फायर किया और गोली एक गुंडे के कंधे में जा लगी। अब दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कुछ देर की फायरिंग के बाद शुभांगी के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गईं, तो वह अपने रिवॉल्वर को लोड करने के लिए जीप की ओर बढ़ती है। तभी पीछे से आकर उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसके हवलदारों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। शुभांगी उन्हें मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। 4 लोगों ने शुभांगी को पकड़ रखा था और उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, बहुत उछल रही थी, मैंने पहले ही कहा था आज जंगल में मंगल होगा, चलो ले चलो इसे। लेकिन शुभांगी भी हार मानने वाली ऑफिसर नहीं थी। उसने एक के पेट पर लात मारी और दूसरे की गर्दन पर वार किया। 2 से निपटने के बाद एक के सर पर अपनी कोहनी से वार करके उसे बेहोश कर दिया। उसकी किक एक गुंडे को पड़ने ही वाली थी, तभी बगल से एक हॉकी स्टिक उसके पैर में लगी और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। शुभांगी पूरी हिम्मत से लड़ी, कईयों को मार भी गिराया, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण वह फंस चुकी थी। शुभांगी अपनी किस्मत को स्वीकार करने ही वाली थी कि अचानक उसे एक तेज रोशनी अपनी ओर आते दिखाई दी। यह कोई बाइक थी जिसके हेडलाइट की तेज रोशनी सबकी आंखों को चौधिया देती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। बाइक उनके पास ही आकर रुकती है। ब्लू जीन्स, ब्लैक जैकेट पहने हुए एक हैंडसम आदमी उतरता। वो विराट है, पर अंधेरा होने की वजह से शुभांगी उसका चेहरा देख नहीं पाई। विराट गुंडों से कहता है, सही टाइम पर पहुंचा, अच्छा है तुम लोग सड़क पर ही मिल गए, वरना फालतू में तुम्हें खोजने के चक्कर में मेरी बुलेट गंदी हो जाती। एक गुंडे ने पूछा, कौन है बे तू, क्यों मरना चाहता है, चुपचाप चला जा यहां से। विराट ने बुलेट से उतारते हुए जवाब दिया, मैं तो चुपचाप ही यहां से जा रहा था, लेकिन रास्ता तो तुम लोगों ने रोक रखा है। एक गुंडा विराट को मारने के लिए दौड़ा। विराट ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। वह गुंडा उछलकर कुछ दूर जाकर गिरा। उन गुंडों में से एक ने कहा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है बच्चे। विराट बोला, बच्चा कौन है और बाप कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बच्चों, तुम्हें पापा कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। एक गुंडा चिल्लाया, मारो साले को। इतना कहते ही सारे गुंडे एक साथ हृदयम पर टूट पड़ते हैं। हृदयम मार्शल आर्ट्स में माहिर था। उसने एक एक कर सभी पर ऐसे वार किए कि वो सभी जमीन पर चित पड्ढे थे। हृदयम अपने दोनों हाथों को उठाकर अंगड़ाई लेते हुए गुंडों के बॉस की ओर बढ़ता है, जिसने शुभांगी को पकड़ रखा था। उस गुंडे ने धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूं दूर हट जा, चला जा यहां से, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। विराट बोला, चल मार के दिखा। उस गुंडे ने शुभांगी को एक और धक्का देते हुए छुरे से विराट पर हमला किया। विराट ने उसके घुटने पर इतनी जोर से लात मारी कि उसका घुटना टूट गया और जिस हाथ से उसने चाकू पकड़ रखा था, उस कलाई को घुमाते हुए उसके हाथ को तोड़ दिया। विराट ने बड्ढे स्टाइल से कहा, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है शुभांगी जी, अब आप इन गुंडों को ले जा सकती। उस अनजाने इंसान के मुंह से अपना नाम सुनकर शुभांगी चौंक कर बोली, डॉक्टर हृदयम आप। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हृदयम ने बेहोश पड्डे हवलदारों को उठाया और सभी गुंडों को बांधकर उन्हें सौंप दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वैन आ जाती है। सभी गुंडे और घायल सिपाही वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। शुभांगी ने विराट से शरारत भरे अंदाज में पूछा, आप इतनी रात इस वीराने में कहां भटक रहे हैं। विराट ने जवाब दिया, कहीं नहीं, जब सुबह मैं आपके घर से निकला था तब मेरा कुछ सामान खो गया था, उसे ही ढूंढ रहा हूं। शुभांगी हंसकर बोली, लेकिन रात में इस तरह घूमना अच्छा नहीं। विराट ने शुभांगी से कहा, यह सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूं।
ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं इन हाईवे के लुटेरों को कई दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आज देखिए, आपकी वजह से मैंने इन्हें पकड़ ही लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हृदयम, विराट मुस्कुराकर बोला। यह मेरी प्लीजर है। मैं तो समझ रही थी कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप तो मार्शल आर्ट भी जानते हैं। यू आर वर्ड टैलेंटेड डॉक्टर हृदयम, आई एम इम्प्रेस्ड। विराट मुस्कुराता है। शुभांगी विराट से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। विराट ने जीप की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले आप। शुभांगी मुस्कुराते हुए अपनी जीप पर बैठती है। जीप को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। कई बार सेल्फ लेने के बाद भी उसकी जीप स्टार्ट नहीं होती। वो गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मरकर कहती है, ओ नो, नॉट अगेन। विराट वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की और शुभांगी के पास जाकर बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आप क्या मैकेनिक भी हैं? विराट ने हंसते हुए शुभांगी से कहा, नहीं, मैं मैकेनिक तो नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं। शुभांगी ने बंद पड़ी रही जीप की तरफ इशारा करके कहा, तो ठीक है, लगाइए धक्का। अरे नहीं शुभांगी मैडम, आप गलत समझ रही हैं। भला मेरे जैसा कमजोर डेर पसली का आदमी इस बड्ढी जीप को कैसे हिला पाएगा? शुभांगी ने किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल निकला। ओह शिट, नो नेटवर्क। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? अपना प्लान बिगड़ता देख विराट ने शुभांगी से झूठ कहा, फोन तो मैं दे देता, मगर फाइट करते हुए मेरा फोन कहीं खो गया है। यह सुनकर उदासी से शुभांगी ने अपना सिर स्टीयरिंग पर रखते हुए कहा, तो क्या आज पूरी रात इस वीराने में गुजारनी पड़ेगी? मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको शायद पता नहीं कि मेरी बाइक पर 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। शुभांगी विराट का इशारा समझ चुकी थी। मुझे तो यह पता ही नहीं था कि आपकी बाइक पर 2 लोग बैठ सकते हैं। विराट ने हंसते हुए कहा, यह डायलॉग कहीं सुना सुना लगता है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बाइक आपको आपके घर तक छोड़ सकते हैं। शुभांगी ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए विराट की ओर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, वैसे भी अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुभांगी विराट के साथ बाइक पर बैठ गई। मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूं, इसलिए आप जरा संभल कर बैठिएगा। शुभांगी ने विराट की कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि बाइक की राइड इतनी मजेदार हो सकती है। विराट ने साइड मिरर से को शुभांगी देखते हुए कहा, मजेदार राइड इस बात पर डिपेंड करती है कि बाइक चला कौन रहा था। विराट की बात सुनकर शुभांगी शर्मा जाती है। शुभांगी को ऐसा एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। शुभांगी के चेहरे पर लग रही ठंडी हवा उसे सुकून पहुंचा रही थी। उसने अपने बाल खोल दिए। हवा के तेज झोंकों से शुभांगी के उड़ रहे बालों को विराट साइड मिरर से देख रहा था। तभी खराब सड़क की वजह से उन्हें झटका महसूस हुआ। शुभांगी शर्माते हुए कहा, लग रहा है आपका ध्यान सड़क पर नहीं, कहीं और है। विराट भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। बाइक पर शुभांगी विराट की पीठ पर सिर रखकर सो रही थी। विराट भी उसे साइड मिरर में देख रहा था और शुभांगी की नींद न टूट जाए इसलिए बाइक धीमी स्पीड पर चला रहा था। शुभांगी के बंगले के दरवाजे पर आकर विराट ने अपनी बाइक रोकी और शुभांगी को धीमी आवाज में कहा, शुभांगी उठो, घर आ गया। विराट की आवाज से शुभांगी की नींद टूटी जाती है। उसे एहसास होता है कि वो बाइक पर विराट को पकड़े हुए उसकी पीठ पर अपना सर टिकाकर सो रही थी। उसने उठाते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, आप मुझे उठा देते, आपको बाइक चलाने में बहुत तकलीफ हुई होगी। विराट मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रहा था। शुभांगी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मतलब? विराट ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मतलब ये कि मैंने बाइक आज ही खरीदी है और मैं इसकी राइड को एंजॉय कर रहा था, लेकिन आपने क्या सोचा? शुभांगी ने विराट से कुछ नहीं कहा। वो बाएं बोलकर जैसे ही बाइक से उतरने लगाई तभी ओह दर्द से कराहकर शुभांगी ने बाइक पर बैठे विराट के कंधे पर हाथ सहार लिया। विराट ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभांगी दर्द से अपने होठों को दांतों के बीच दबाते हुए बोली, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पाऊंगी। विराट ने कहा,
आप यहीं रुकिए, मैं किसी को बुलाकर लाता हूं। रुकिए, यहां मैं और घर की देखभाल करने वाले दीनानाथ बाबा ही रहते हैं। बाकी सभी नौकर आसपास के कस्बों से आते हैं। अब भी यहां इस वक्त कोई नहीं होगा। बाबा भी सर्वेंट क्वार्टर्स में सो रहे होंगे। मेरे पास घर की चाबी है, बस आप मेरी आखिरी हेल्प कीजिए, मुझे घर के अंदर तक पहुंचा दीजिए। शुभांगी के पैर में बहुत दर्द होता और वो दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। विराट उसे सहारा देते हुए बंगले के अंदर ले आया। सीढ़ी और दरवाजे के बीच गुजर रहा समय दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर रहा था। अंदर पहुंचकर विराट ने शुभांगी को सोफे पर बिठाया। शुभांगी ने विराट से कहा, थैंक्स, आपने ने मेरी हेल्प की। विराट बोला, मैडम, अभी एक और हेल्प करनी बाकी है। कौन सी? विराट ने सोफे पर बैठे हुए कहा, शायद आप भूल रही हैं, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे सामने एक पेशेंट है, उसका इलाज किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? विराट ने शुभांगी को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता शुभांगी के पैर को उठाया और अपनी गोद में रखा। ऐसा करते हुए तेज दर्द की वजह से शुभांगी की चीख निकल गई। विराट ने शुभांगी से पूछा, सॉरी, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? शुभांगी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हां, लगता है मेरा पैर टूट गया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक पूरी जांच न हो जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। यह कहकर विराट शुभांगी के पैर को चेक करने लगता है। यहां तो चोट नहीं लगी है, शायद आपके घुटने के आसपास चोट लगी है। क्या चेक करने के लिए मैं आपकी पैंट ऊपर कर सकता हूं? विराट ने हिचकिचाते हुए शुभांगी से पूछा। दर्द के मारे शुभांगी की आंखें बंद थीं। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। उसने हां में सिर हिलाया। विराट ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके बाद उसने अपना पूरा कंसंट्रेशन शुभांगी के पैर पर लगाया। अब वह पैर अंदर की नसों में बह रहे खून, चोट के कारण डैमेज टिश्यूज और हड्डियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। विराट ने खुद से कहा, सब कुछ नॉर्मल है, फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? पैर में हल्की स्वेलिंग भी हो रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो दिखाई नहीं दे रही। विराट एक बार फिर पूरे कंसंट्रेशन से शुभांगी के पैर की हड्डियों को बारीकी से देखता है। उसे दर्द का कारण मिल जाता है। हॉकी स्टिक लगने की वजह से शुभांगी के घुटने के नीचे हड्डी पर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। विराट ने शुभांगी का हाथ उसकी आंखों से हटाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है, मामूली सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है। शुभांगी ने दर्द भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो आपने ने एक्सरे भी कर लिया? तो अब यह भी बता दीजिए कि कितने दिन लगेंगे मुझे ठीक होने में? विराट बोला, मेरे इलाज से आप कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुभांगी ने कराहते हुए कहा, तो प्लीज मुझे जल्दी ठीक करो, मुझसे यह दर्द सहा नहीं जा रहा। विराट ने कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर गर्म किया और शुभांगी के पैर में लगाने लगा। शुभांगी को गुनगुने लेप की मसाज से आराम मिल रहा था। विराट के भीतर शुभांगी के गोरे और मुलायम पैरों के स्पर्श से अजीब सी सनसनी फैल रही थी। कुछ देर की मसाज के बाद विराट ने पैर को क्रिप बैंडेज से कवर कर दिया। शुभांगी को दर्द से राहत मिल चुकी थी। वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। विराट जाने से पहले शुभांगी के चेहरे को देखता है। दिन भर की थकान और इतने दर्द के बावजूद उसका चेहरा चमक रहा था। वह पुलिस की वर्दी में भी बहुत आकर्षक लग रही थी। विराट ने उसके गुलाबी होंठ देखे। उसकी नजरें उन पर टिक गईं। उसे पता नहीं क्या हो गया था। वह अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह धीरे से अपने होंठों को शुभांगी के होंठों के करीब ले गया। वह उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। विराट ने अपने होंठ शुभांगी के होंठों पर रख दिए। उसके होंठ मुलायम और गर्म थे। एक पल के बाद विराट पीछे हटा और तेजी से वहां से निकल गया। शुभांगी अभी भी नींद में थी। रात के 2 बज चुके थे। विराट बहुत धीमी गति से बाइक चला रहा था। विराट को अजीब सा नशा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो रहा था। ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। विराट को घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। विराट अपने बिस्तर में काफी देर तक सोता रहा। उठने के बाद कई दिनों से अस्त व्यस्त घर को ठीक किया। इसके बाद उसने घर की सफाई की। वह चाय लेकर बालकनी में गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार पिछली रात के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उसकी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने आईने में जाकर देखा तो वहां एक कट था।
कल रात चाकू के हमले में यह कट लगा था। विराट हौकर होकर सोचने लगा, इतना गहरा घाव, लेकिन यह मुझे लगा और पता भी नहीं चला। मेरी फाइटिंग स्किल में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इस कमी को मुझे दूर करना होगा। थोड़ी देर बाद विराट ध्यान की अवस्था में था। उसके कानों में एक बार फिर एक गंभीर आवाज कुछ कहने लगी, एकाग्रता सीखने का पहला कदम है। जब तक तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा तब तुम किसी भी ज्ञान के उच्च स्तर को नहीं समझ पाओगे। जब तक तुम अपनी आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक तुम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। आंखों की एकाग्रता तुम्हें 180 डिग्री तक देखने में सक्षम बनाती है। अपनी आंखों के मूवमेंट को साधने पर उनकी गति इतनी तेज हो जाती है कि बंदूक से निकली गोली भी तुम्हें स्लो मोशन में दिखाई देगी। एकाग्रता तुम्हें अपने सामने हो रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाती ही है। थोड़ी देर बाद विराट ध्यान से उठा। उसे तेज गर्मी लग रही थी। ठंडे पानी से नहाने के बाद उसने विशाल ओबेराय का दया हुआ पैसों से भरा ब्रीफकेस लिया और बैंक चला गया। बैंक में पैसा जमा कराने के बाद वह अपनी बाइक पर बैठा और अपने होटल की तरफ निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए विराट उस दिन को याद करता है जब विशाल ओबेरॉय ने उसे यह होटल दिया था। आज से यह होटल आपका हुआ। डॉक्टर विराट इसके मालिक अब आप हैं। मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन मुझे होटल के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसे मैं नहीं ले सकता। विशाल ओबेरॉय ने विराट से कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आपको लगे तब तक हमारा स्टाफ आपकी मदद करेगा। आपको कुछ नहीं करना और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। यह है हमारे सेक्रेटरी मिस्टर जगत। मिस्टर जगत, आप आज से विशेष रूप से डॉक्टर विराट के होटल को देखेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी आज से आपकी है और मैं जानता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जगत ने मुस्कुराकर कहा, जी सर। तो डॉक्टर विराट, आपकी टेंशन खत्म हुई। मुझे पता है यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बिजनेस चलाना आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है क्या आप इस जिम्मेदारी को भी बड़े अच्छी से संभाल लेंगे, बिकॉज यू आर अ टैलेंटेड मैन। थैंक यू मिस्टर विशाल। हृदय को जब से यह होटल मिला था वह एक बार भी यहां नहीं गया था। आज वह पहली बार अपने होटल जा रहा था। उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। विराट कुछ घंटों की राइड के बाद होटल पहुंच जाता है। विराट का होटल शहर की भीड़ से थोड़ी दूर दिल्ली हरियाणा हाईवे पर बना हुआ था। यह एक नई और मॉडर्न इमारत है। होटल का बाहरी हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है। इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो कमरों में भरपूर रोशनी लाती हैं। इमारत के सामने एक सुंदर लॉन है जिसमें तरह तरह के फूल, पेड़ और फाउंटेन्स लगे हुए हैं। होटल के अंदर का हिस्सा भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। एक विशाल गलियारे इसे किसी महल की फील देता है। कमरे बड़े और आरामदायक हैं। उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। होटल में एक स्विमिंग पूल, एक जिम और एक रेस्टोरेंट भी है। यह सब देखकर विराट ने खुद से कहा, वाओ, मिस्टर विशाल ने होटल की सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया है। विराट को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने सुंदर होटल का मालिक बन चुका है। विराट ने किसी को कॉल किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। विराट सोचने लगा, मैं कई दिनों से कॉल कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। कोई ना कोई बात जरूर है। वह मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक बार और ट्राई करता हूं। लेकिन इस बार भी प्रकृति ने विराट का फोन रिसीव नहीं किया। विराट समझ नहीं पा रहा था। उस दिन रोनित की घटना के बाद से दोनों को मिले 3 दिन से अधिक हो चुके थे। विराट ने होटल की पार्किंग में बाइक पार्क की। उसकी नजर पास खड़ी एक कार पर पड़ी। यह कार विराट को जानी पहचानी लग रही थी। विराट ने खुद से कहा, शायद मैंने इस कार को पहले कहीं देखा है, पर कहां, याद नहीं आ रहा। बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस कार को कहां देखा है। कार के बारे में याद करते हुए विराट होटल की रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। विराट रिसेप्शन पर जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम विराट है। मेरे नाम से एक रूम बुक होगा। रिसेप्शनिस्ट ने चेक करते हुए कहा, 1 मिनट साहब, मैं अभी चेक करती हूं। रिसेप्शन में खड़ा विराट होटल की भव्यता को निहार रहा था।
इससे पहले आज तक वह कभी भी इतने बड़े होटल के अंदर नहीं गया था। उसने ऐसी जगहों को बाहर से ही देखा था। विराट खुद से बोला, आज से कुछ दिनों पहले तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े होटल का मालिक बनूंगा। यह जानकर मां बहुत खुश होंगी। विराट ने होटल के किसी भी स्टाफ को अपने बारे में नहीं बताया था। रिसेप्शनिस्ट ने चेक करके विराट से कहा, यस सर, आपके नाम पर हमारा वीवाईवाई रूम 101 बुक है। रिसेप्शनिस्ट ने बेल बजाते हुए एक बेल बॉय को अपनी ओर इशारा करके बुलाया और कहा, सुनो, यह हमारे वीवाईपी गेस्ट है, इन्हें रूम नंबर 101 में ले जाओ। बेल बॉय ने बड़ी तमीज से विराट को रास्ते देखते हुए कहा, सर प्लीज मेरे साथ चलिए। बेल बॉय विराट को लिफ्ट में ले जाता है। विराट उसे पूछता है, मेरा रूम किस फ्लोर पर है? बेल बॉय जवाब देता है, सर 6ठी मंजिल पर है। विराट बेल बॉय से सवाल करता है, लेकिन वीवीआईपी रूम तो टॉप फ्लोर पर होना चाहिए। बेल बॉय बोला, सर सुरक्षा के लिहाज वीवीआईपी रूम 6ठी मंजिल पर रखा गया है। लिफ्ट से बाहर आकर बेल बॉय विराट को उसके वीवीआईपी रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है, सर यह रहा आपका रूम। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन पर 0 डायल कीजिए। लेकिन इस आलीशान वीवीआईपी रूम को देखकर विराट खो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। वीवीआईपी रूम बड़ा ही सुंदर था। मखमली पर्दे, मार्बल फ्लोरिंग, महंगाए एंटीक्स, एक बड़ा सा टीवी और एक किंग साइज बेड इस रूम की सुंदरता बढ़ा रहे थे। विराट को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या सच में होटलों के रूम इतने आलीशान होते हैं, लेकिन वो आज से पहले किसी इतने बड़े होटल में आया भी तो नहीं था। उसने अपने डिवाइन विजन से वीवीआईपी रूम की दीवार के उस पार देखने की कोशिश की। उसे दूसरे कमरे भी इतने आलीशान ही दिखाई दिए, लेकिन वीवीआईपी रूम होने की वजह से यहां की बात ही कुछ अलग थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद विराट अपने रूम से बाहर निकलता है। उसने रेस्टोरेंट में आकर देखा तो पार्टी की तैयारी चल रही थी। विराट एक वेटर को अपने पास बुलाकर पूछा, किसी पार्टी की तैयारी चल रही है? वेटर ने बड़े ही सलीके से विराट से कहा, सर आज शाम 7 बजे यहां एक बर्थडे पार्टी होने वाली है। विराट ने मजाकिया अंदाज से पूछा, वाह, तो क्या मैं भी इस पार्टी में शामिल सकता हूं? वेटर ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, सॉरी सर, बी ने इनवाइट किया, आप इस पार्टी में नहीं जा सकते। विराट कुछ सोचने लगा तो वेटर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, सर क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूं? विराट बोला, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वेटर के जाने के बाद विराट पार्टी की तैयारियों को देखकर सोचने लगा, मैंने कभी भी इतनी बड़ी पार्टी अटेंड नहीं की है, पर यह प्राइवेट पार्टी है, अंदर कैसे जाऊंगा? कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसे एक ख्याल आया, अरे मैं तो इस होटल का मालिक हूं, इस प्राइवेट पार्टी में जाने से मुझे कौन रोकेगा? विराट अपने रूम में जाकर शाम की पार्टी की तैयारी करने लगा। वो अपना बैग चेक करके सोचने लगा, मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। विराट जीन्स और जैकेट पहनकर होटल आया था और उसके बैग में भी सिर्फ टी शर्ट और एक सफेद शर्ट थी। उसने सफेद शर्ट उठाते हुए खुद से कहा, मेरी फेवरेट सफेद शर्ट, पार्टी में मैं यही पहनूंगा। विराट सफेद शर्ट को अपने लिए बहुत लकी मानता था, इसलिए वह अपने जीवन के किसी भी बड़े इवेंट में सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनता था। शाम के 7 बजते ही विराट अपने रूम से तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। यह प्राइवेट पार्टी रोनित ने शहर से दूर विराट के लग्जरी होटल में रखी थी। दोनों को इस होटल में एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में पता नहीं था। रोनित प्रकृति के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहता था। पार्टी में रोनित ने कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ साथ प्रकृति के दोस्तों को भी बुलाया था। पार्टी की तैयारियां बहुत ही शानदार थीं। हॉल को सफेद और लाल फूलों से सजाया गया था। मोमबत्तियों की सजावट किसी खास पल के लिए की गई थी। खाने की ढेरों वैरायटी के साथ साथ शराब का भी इंतजाम था। शहर के सबसे मशहूर डीजे को पार्टी का माहौल यादगार बनाने के लिए बुलाया गया था। होटल में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रोनित अपनी लंबी कार में प्रकृति को लेकर आ रहा था। आज प्रकृति ने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी।
उसका चेहरा चमक रहा था और उसके बाल खुले हुए थे। रोनित ने प्रकृति को देखते हुए कहा, प्रकृति, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रकृति ने शर्माते हुए जवाब दिया, रोनित, ये तो तुम हमेशा ही कहते हो। कल तक जिस रोनित को प्रकृति देखना पसंद नहीं कर रही थी, वह आज अचानक उसके साथ कैसे हो सकती है? प्रकृति रोनित से पूछती है, हम कहां जा रहे हैं? रोनित कार चलाते हुए कहता है, एक बहुत ही खास जगह। प्रकृति एक्साइट होकर पूछती है, सच? कौन सी खास जगह? यह एक सीक्रेट है, बस हम वहां पहुंचने ही वाले हैं, खुद ही देख लेना। और यह कहकर रोनित अपनी कार होटल के अंदर ले आता है। प्रकृति आश्चर्य से उस आलीशान होटल को देख रही है। रोनित अपनी कार रोकते हुए प्रकृति से पूछती है, तुम्हें यह जगह पसंद आई? प्रकृति एक्साइटमेंट में रोनित से कहती है, यह तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसी वक्त प्रकृति के सभी फ्रेंड्स कार के पास आकर उसे बर्थडे विश करते हैं। प्रकृति खुशी और हैरानी भरे अंदाज में उन सब से पूछती है, तुम सब यहां? प्रकृति के सभी फ्रेंड्स से कहते हैं, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, हम यहां नहीं होंगे तो कौन होगा? रोनित प्रकृति के लिए कार का दरवाजा खोलता है। प्रकृति कार से उतारते हुए उससे पूछती है, रोनित, यह सब तुमने किया है? रोनित हां में सर हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं बस तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। प्रकृति रोनित को गले लगाते हुए कहती है, धन्यवाद रोनित, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। प्रकृति और रोनित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रोनित और प्रकृति होटल के अंदर जाते हैं तो वहां रोशनी और संगीत की धूम मची थी। डीजे ने माइक में बोलते हुए कहा, एंड नाउ वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन अमंग अस, प्रकृति, लेट अस ऑल विश हर अ हैप्पी बर्थडे। सभी लोग प्रकृति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रकृति बहुत ही खुश है। डीजे माइक में बोलता है, कम ऑन द डांस फ्लोर। तेज म्यूजिक बजना शुरू होता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। प्रकृति और रोनित भी डांस कर रहे हैं। शैंपेन की बोतल खोलकर रोनित उसकी हवा में बौछार करता है। विराट जब प्राइवेट पार्टी के गेट पर पहुंचता है तो दरवाजे पर खड्डाडी पिए बाउंसर्स को देखकर रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके गेट खोलकर अंदर जाता है। विराट ने हैरान होकर खुद से कहता है, मुझे इन्होंने रोका क्यों नहीं? हो सकता है इन्होंने मुझे पार्टी का मेहमान समझा हो। चलो, जो मेरे लिए अच्छा ही है, बिना किसी बखेड़े के मैं यहां आसानी से पहुंच गया। विराट ने पार्टी में देखा कि डीजे तेज म्यूजिक बजा रहा है और सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। तभी विराट ने कुछ लोगों को देखा, फिर उसने अपनी शर्ट को देखा। वहां मौजूद सभी वेटर्स ने सफेद शर्ट्स पहनी हुई थीं। उनकी ड्रेस से विराट की शर्ट मैच हो रही थी। वह उनमें से ही एक लग रहा था। विराट ने खुद से कहा, तो इसलिए उन बाउंसर्स ने मुझे वेटर समझकर अंदर आने दिया। विराट बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी तेज म्यूजिक बंद होकर एक रोमांटिक धुन बजने लगती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक फोकस लाइट दो लोगों पर आकर ठेर जाती है। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं। विराट भी खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि एक लड़का हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने घुटनों पर बैठा था। वो तो रोनित है और उसके सामने खड़ी लड़की प्रकृति थी। विराट उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वहीं खड़े रहकर सब कुछ देखने का निर्णय किया। रोनित प्रकृति की ओर फूल को बढ़ाते हुए उसे कहता है, यह फूल खास लड़की के लिए। प्रकृति, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रकृति ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मुस्कुराते हो वहीं खड़ी रही। रोनित ने पूछा, प्रकृति, विल यू मैरी मी? प्रकृति ने फूल को एक्सेप्ट करते हुए हां में सर हिलाया। वहां खड़े लोगों ने तालियां बजाई और एक बार फिर डीजे ने गाना चेंज करते हुए बीट्स तेज कर दी। सभी मस्ती में एक बार फिर झूम उठे। विराट सोच रहा था, यह सब क्या चल रहा है? इन 3 दिनों में सब कुछ बदल कैसे गया? क्या प्रकृति इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी? अब मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। कहीं किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। विराट दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, वेटर, मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। विराट उसकी ओर मुड़कर देखता है तो वो इंसान बोझ का होकर पूछता है, अबे विराट तू? यह विराट का क्लासीमेट राहुल था।
उसने डीजे के तेज म्यूजिक के बीच चीख कर अपने कुछ साथियों को बुलाते हुए कहा, सुनो सब, देखो ये तो विराट है। कुछ लोग विराट के पास आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ने विराट से पूछा, गुड टू सी यू विराट, क्या तुम्हें रोनित ने पार्टी में इनवाइट किया है? विराट उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। विराट के साथियों ने एक बार फिर पूछा, तुम इतने दिनों से कहां हो और कॉलेज भी नहीं आ रहे? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम हमें बताते। क्या तुम यहां जॉब करते हो? क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? उन्होंने विराट के ऊपर सवालों की बारिश कर दी थी। विराट असमंजस की स्थिति में था। वह किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि वह इस पार्टी में क्यों आया। अब तक रोनित और प्रकृति भी उसके पास आ चुके थे। प्रकृति चुपचाप उसे देख रही थी। रोनित ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू यहां वेटर है, लेकिन तुझे शहर से इतनी दूर आकर यहां काम करने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे कहता मैं अपने घर में नौकर रख लेता। रोनित के साथी इस बात पर हंसने लगते हैं। रोनित ने विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तू हमें बढ़िया सर्विस दे। मैं तुझे जाते हुए इतनी टिप देकर जाऊंगा कि तुझे अपनी 1 महीने की सैलरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जा और हम सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आ। रोनित की बातें सुनकर आज प्रकृति चुप खड़ी थी। पिछली बार की तरह उसने रोनित की बातों का विरोध नहीं किया। विराट को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस पार्टी में बिना बुलाए आया था, इसलिए चुप था। विराट चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। तभी प्रकृति उसके पास आकर बोली, हृदयम, मेरी बात सुनो। विराट के मन में बहुत से सवाल कौंध रहे थे। वह प्रकृति से इस पूरे मामले को जानना चाहता था, इसलिए प्रकृति की आवाज सुनकर वह रुक जाता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विराट ने प्रकृति से पूछा, यह सब क्या है? प्रकृति, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, और आज ये सब अचानक कैसे? कम से कम मुझे एक बार बता तो देती। प्रकृति ने विराट से कहा, विराट, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं। मैं रोनित से प्यार करती थी, लेकिन हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। विराट गुस्से से बोला, तो फिर हमारे बीच क्या था? प्रकृति ने विराट से कहा, देखो हृदयम, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सब अचानक हुआ था। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। विराट, तुम्हारे और मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे मैं और कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं बढ़ा सकती। विराट ने प्रकृति से कहा, लेकिन प्यार? प्रकृति ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, प्यार ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। मेरी बातों को तुम गलत मत समझो, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। विराट ने प्रकृति से पूछा, तो क्या तुमने पैसों की खातिर मुझे छोड़ा है? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह तो तुम ही थी जिसने रोनित के सामने यह सब किया। प्रकृति ने विराट समझते हुए कहा, वह सब रोनित को जलाने के लिए मैंने किया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। विराट से रहा नहीं गया और उसने प्रकृति का हाथ पकड़कर उससे पूछा, लेकिन? प्रकृति ने उखड़ते हुए कहा, तुम मध्यम वर्ग के लोगों के साथ यही समस्या है। देखो विराट, मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकती है। तुम ठीक तरीके से समझ लो, मैं रोनित से प्यार करती हूं। इतना कहकर प्रकृति मुड़कर जाने लगती है। विराट उसके ऐसे बेवयूर को देख हैरान था। वह प्रकृति को जाते हुए देख रहा था कि प्रकृति एक बार फिर उसकी तरफ मुड़कर कहती है, और हां, आज के बाद मुझे प्लीज कॉल मत करना। प्रकृति जा चुकी थी। विराट को रोनित की बातों को इतना बुरा नहीं लगा था जितना प्रकृति की बातों ने उसे दुख पहुंचाया था। विराट मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रकृति से प्यार करता हूं। यह तो प्रकृति ही थी जिसने मुझे ऐसा एहसास दिलाया। मैं तो खुद उससे मिलकर शुभांगी के बारे में अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। यह सोचते हुए मुझे मन से विराट पार्टी से निकलने के लिए आगे बढ़ता, तभी रोनित ने उसे बुलाया, ओए वेटर, कहां जा रहा है? मेरा दिनक कहां है? चुपचाप यहीं रुक, जब तक पार्टी खत्म नहीं होती तू कहीं नहीं जाएगा। रोनित की बात सुनकर विराट का खून खौल उठा। वो चाहता तो रोनित का मुंह एक पंच मारकर तोड़ देता, लेकिन गुस्से को पीते हुए उसने वहां से निकलने के लिए दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही विराट सामने किसी को देखकर चौंक जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ।